अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं उराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। पढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। एहतजाज, शेलिंग, धुआं, पथराव, गिरफ्तारियाँ, हिसार, गेट बंद, अफसरान बाहर, अमूर ठप। यह अहवाल है इस्लामाबाद के डी चौक का, जहाँ वफाकी सरकारी मुलाजमीन, लेडी हेल्थ वर्कर्स और असातिज़ा सरापा एहतजाज थे। पार्लियामेंट जाने की कोशिश, पुलिस आड़े आ गई, आंसू गैस की शेलिंग की गई, हवा का रुख बदला तो पुलिस गैस से खुद मुतासर होने लगी। मामला तनख्वाह और मराअत का है। मुज़ाकरात हो गए, मुलाजमीन की रहाई की हदायत जारी, नोटिफिकेशन भी आज इशू किया जाएगा। अहम मोड़ उस वक्त आया जब मुजाहिरीन ने वफाकी वज़ीर इत्तलात को घेर लिया। शिबली फराज कफ़ायत शारी का दरस देते रहे। मजदूर के लिए कि बकौल शायर, वो जिसका एक ही बेटा हो भूखा 8 पहरों से, बताओ अहले दानिश तुम, वो गंदम ले या तख्ती ले। अब ज़रा धुएं के पीछे क्या हुआ उस पर भी बात कर लें। बिजली की कीमत में मज़ीद इजाफा हो गया। फ़ी यूनिट बिजली 1 रुपये 53 पैसे महंगी कर दी गई। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी, 21 जनवरी को 1 रुपये 95 पैसे बढ़ाए थे। वजह नून लीग की गलत पॉलिसियाँ थी। पहले 2 माह में 5 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ी। अब 20 दिन बाद बिजली की कीमत में फिर इजाफा हो गया। ओगरा ने गैस के निर्ख भी बढ़ा दिए। 13.42 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा किया गया है। अब वापस चलते हैं कफ़ायत शारी पर। पैरों का भूखा शख्स क्या कफ़ायत शारी कर सकता है? महंगाई की हालिया पॉलिसी में नायब कासद या मजदूर क्या कुछ बचा लेते हैं? अहम बात तो यह है कि ये लोग शायद ज़रूरिया ले पाते हैं, बल्कि सवाल तो ये हैं कि वज़ीर आज़म से लेकर काबीना अरकान में से कितनों की तनख्वाह मजदूर जितनी है। जिन्हें अवाम तनख्वाह देते हैं वो आवाम को क्या दे रहे हैं? जिनकी तनख्वाह अवाम के टैक्सेस से आती है, क्या वो भी महंगाई के दर्द से आशना हैं? शहर इक़्तिदार में एहतजाज और महंगाई की पॉलिसी बहुत सारे सवाल उठाते हैं। बकौल शायर, इन दमकते हुए शहरों की फरामा मखलूक क्यों फ़कत मरने की हसरत में जिया करती है। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तस्दीयों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूं। मेरे साथ 2 शख्सियात मौजूद हैं स्टूडियो में। मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकारी में बड़ी महारत हासिल है, हालात हाज़िरा पर बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं सरपरस्त आला नेशनल पीस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और तजियाकार चौधरी खादम अली मांडला साहब। अस्सलाम वालेकुम मांडला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मांडला साहब, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। चलते हैं दूसरी शख्सियत की जानिब। नाज़रीन, उनका ताल्लुक शोबा सहाफ़त से है, हालात हाज़िरा पर बड़ी गहरी नज़र है और इस शोबे से भी वो तवील अरसे से मुंसलिक हैं। तकरीबन तजर्बे की ये तवालत जो है कई दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत वक्त और तजिए का भी। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, जो अखबारात की ज़ीनत बनी, माला साहब, वफाकी मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। ये सरकारी मुलाजमीन हैं। दिन भर पुलिस और मुजाहिरीन की झड़पें जारी रहीं और जो सूरत हाल आपने भी देखी कि आंसू गैस की शेलिंग से हर तरफ धुएँ के बादल छाए रहे, सांस लेना तक दुश्वार हो गया। यानी सूरत हाल बड़ी गंभीर रही और एक वक्त तो ऐसा लगता था कि जाने क्या हो चुका है। यानी वाकई हर तरफ धुआं ही धुआं नज़र आता था। तो कैसे देख रहे हैं ये कल की सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। बहुत दुख आता है, दर्दनाक जो बातें हैं कि जब भी किसी गरीब की, छोटे मुलाजम की बात आती है तो हर जगह, हर दौरे हुकूमत में यही देखने को मिला कि वो जब भी हकूक़ मांगने की बात करते हैं तो हकूक़ की बजाय उनको छितरोल ही मिलती है। और हर जगह आए दिन हम सिंध में देखते हैं, मुलाजमीन हकूक़ के लिए जाते हैं तो क्या क्या उनके साथ हालात होते हैं। प्रीवियस हुकूमतें थी या ये मौजूदा हुकूमत भी है, पंजाब हो या वफाक हो, जहाँ भी हमने देखा है ना कि ईद को हकूक़ की जगह जो है वो छतरोल के साथ इनका वेलकम किया गया। वो पिछली हुकूमतों में हमने देखा कि वो पंजाब में जब ये मफरूर आज़म की हुकूमत थी तो उसमें हम देखते रहे कि वो एक दफ़ा डॉक्टरों ने एहतजाज किया तो उन्होंने बोला डॉक्टरों को छुट्टी करा के वो फौजी डॉक्टर ले आए अस्पतालों में
तो भाई आप मान लगा वो तो ये हुकूमत भी देखती रही और तब्दीली का नारा लगा के आई। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि जब हम देखते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जिस प्राइम मिनिस्टर का ये ऐलान, ये दावा कि हम मदीना की रियासत बनाएंगे, तो मदीना की रियासत की कोई एक एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट कर लेते, किसी एक को। अभी तो इसका वक्त गुजर गया है, वो ऐलानात, सख्त फैसले अभी ये हुकूमत नहीं ले सकती। सख्त फैसले हुकूमतें शुरू में लेती हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की तारीख को पढ़ लेते कि जब आप खलीफा बने तो आपने कहा भाई घर कैसे चलेगा, पहले तो मैं कारोबार करता था। कहा जी माले गनीमत से जो है ना वो वजीफ़ा लगा दे। तो फिर ये फैसला करना था कि वजीफ़ा कितना हो, तो आपने फरमाया कि जितनी एक मजदूर की माहाना वजीफ़ा है उतना मेरा लगा दो। तो सहाबा किराम अर्ज करने लगे कि हुजूर आपका गुजारा हो जाएगा? तो आपने फरमाया अगर मेरा गुजारा नहीं होगा तो मैं मजदूर की उजरत बढ़ाऊंगा। तो इस मुल्क में जब प्राइम मिनिस्टर खुद खड़े होकर ऐलान कर चुका है कि मेरी तनख्वाह से मेरा गुजारा नहीं होता, जबकि उसकी तनख्वाह लाखों में है, तो जब लाखों वाले का गुजारा नहीं है, इतनी बड़ी तफरीक आप हर महकमे में देख लें कि जो टॉप हेड पे बैठा है उसकी तनख्वाह आप देख लें, और जो नीचे उसका क्लर्क बैठा है आप उसकी तनख्वाह देख लें। अब जुडिशरी को लें, 8-8, 12-12 लाख रुपए तनख्वाह, और नीचे जो जज हैं, छोटे जज, काम तो उनका भी वही है, लेकिन तनख्वाह में फर्क जमीन व आसमान का। यही आप दूसरे महकमों में देख लें कि अभी मजदूर जो 1 ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक, छोटे ग्रेड के लोग, ज्यादा से ज्यादा क्या तनख्वाह। और यहां भी बड़ी तफरीक है फिर कि किसी महकमे में तनख्वाह जो है ना वो ड्राइवर की 10-15 हज़ार है, और किसी महकमे में जो है लाखों में भी जाती है। भाई ये फर्क क्यों है? एक बड़ा बारीक सा नुक्ता है, कल एहतजाज में लेडी हेल्थ वर्कर्स भी थी और असातिज़ा भी थे। अच्छा, ये पहले नोटिफिकेशन लेके गए थे, उनका ये कहना है कि वो नोटिफिकेशन जो है वो भी नाफिजुल अमल नहीं हुआ। देखिए बात पता क्या है, हालात ये है कि जब जिस तरीके से आपने बुलाया, वो क्या वजीर उधर गया तो उसको रोका, तो वो किसके, शिबली फराज वजीर इत्तलात, कफायत इशारी। और ये मुझे बताया कि कफायत इशारी गरीबों में ही आती है। और भाई जब बड़े बड़ों के ऊपर कफायत इशारी करो ना, फिर अगर कोई छोटा मुलाजम जाके एहतजाज करे तो फिर बंदा सवाल भी करे कि भाई जब मुराद बढ़ती हैं ये पार्लियामेंटेरियन की, सेनेटर्स की, मुझे बताया कि उस वक्त जो है वो कफायत इशारी गुम हो जाती है। जब बड़ों की बारात आती है कफायत इशारी गुम, जब 1 ग्रेड से छोटे ग्रेड वाला जो है जाके कोई एहतजाज करता है तो फिर सारी, मुझे ये बताया कि हमें पता है कि बल्कि उन्होंने वहां पे वजीर आजम की कफायतशारी भी बयान की है। ये सबको पता है कि तबाह किया हुआ, लेकिन हम तो उम्मीद थी कि जब ये हुकूमत आई, अब कई दफा कह चुके हैं कि ये जो रायवंड के महल, ये जाती उमरा, बलावल लाहौस, वो ये ट्रिलियन के जो है वो चोर डाकू लेके खुदा के लिए इनसे निकाल के इन गरीबों के ऊपर लगाते, लेकिन वो इतनी वेल यूनियन में पैदा हुई कि एक जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करके हमें पता खजाना खाली है उन्होंने किया हुआ है। लेकिन वो देखो ना आज फिर उनके साथ हम दर्द बन के खड़े हो जाते हैं कि हम तुम्हारे साथ है। तुम क्या साथ हो? नहीं, पैसा लाओ तो लूट के ले गो 2 गरीबों को। माला साहब, ऐसे मुज़ाकरात हो चुके हैं और सरकारी मुलाजमी जो गिरफ्तार किए गए थे उनको भी रिहा करने का फैसला किया गया है, हदायत जारी कर दी गई हैं, नोटिफिकेशन भी आज जारी कर दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि मामला बेहतरी की जानब चले जाएं? देखिए जी, बात यह है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और पिछले पिछले साल वो तनख्वाह भी नहीं बढ़ी, गरीब आदमी, पर छोटे लोग बेचारे मजदूर, वो आपने महंगाई का रेशो किधर कर दी है। और मुझे शर्म जब आती है ज़्यादा से ज़्यादा, पता किस बात पे, कि भाई कल वो खबर देख रहे थे, सारे बयान कर रहे थे, पता नहीं 16 साल के बाद वो जनाब उठ गया जी, जनाब वो हमारा स्टॉक एक्सचेंज वो मंजिल अबूर कर गया। और साथ ही ये नीचे पता क्या खबर चल रही थी, 1,53 से बिजली महंगी। चलिए, मैं माना साहब उस तरफ भी आता हूँ, मैं ज़रा अदनान साहब से ज़रा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। अदनान साहब, कल जो सूरत हाल रही पार्लियामेंट के सामने, सरकारी मुलाजमीन और पुलिस में जंग, लाठीचार्ज, शेलिंग और 700 गिरफ्तारियाँ हुई, 700 अफराद गिरफ्तार किए गए, लेकिन ये आंसू गैस और जो माहौल रहा यहाँ पे तो धुएं के बादल थे। तो कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को, एहतजाज को? देखिए, मुल्क में एक हलचल तो है,
कभी कोई सियासी जमातों के जलसे होते हैं, कभी एहतजाज होता है। तो ये सब चीजें, अब वकला ने जिस तरह अदालत पे हमला किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यरगमाल बनाए बिल्कुल। रखा, तो एक मुल्क में अफरा तफरी की कैफियत पैदा हुई भी है। और उसकी वजह यह है कि मुल्क में एक तबकाती निज़ाम है। अब जो बड़े जिम्मेदार हैं वो टैक्स नहीं देते, वो इनकम टैक्स उन पर लागू नहीं होता। आइन इस तरह का बनाया हुआ है इन्होंने। और इस तरह जो आपके 30-40 लाख दुकानदार हैं वो भी टैक्स नहीं देते। तो जब मुल्क के लोग टैक्स नहीं देंगे तो कौमी खजाना तो खाली है, आमदन से दुगने अखराजात हैं हुकूमत के। 30 लाख सरकारी मुलाजमीन हैं तमाम पाकिस्तान में और 25 लाख पेंशनर्स हैं। तो 55 लाख लोगों को हर महीने हुकूमत कैश ट्रांसफर करती है, चाहे हुकूमत के पास पैसे हों या ना हों। और यानी 55 लाख खानदान पाकिस्तान में, 3.25 करोड़ खानदान हैं। 55 लाख खानदान जो हैं हुकूमत के ऊपर पल रहे हैं। चाहे अब आप देखें निजी शोबे में कोरोना के 22 लाखों लोग मुलाजमत से फारिग हुए, कई की तनख्वाह कम हुई, लेकिन सरकार ने तो ना किसी को फारिग किया ना किसी की तनख्वाह कम की। इनको इतनी गारंटी तो है कि इनको तनख्वाह मिलती है, फिर पेंशन भी मिलेगी। इस वक्त छोटे कस्बों में देहात में तनख्वाह जो है वो 8,000 से 10,000 12,000 तक है। तो इन सरकारी मुलाजमों को तो उनसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है, फिर एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलती है इनको। तो इतनी गारंटी इनको है। इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं आप ये देखिए कि एयरपोर्ट्स गिरवी हैं, मोटरवेज गिरवी हैं, सरकार की इमारतें गिरवी हैं, IMF से लोन लिया हुआ है, पाकिस्तान के स्टेट बैंक से हुकूमत ने लोन लिया हुआ है, कमर्शियल बैंकों से लोन लिया हुआ है। तो मुल्क तो कर्जों पे चल रहा है। ये कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह 40% बेसिक जो तनख्वाह है वो बढ़ाओ, यानी बुनियादी तनख्वाह में 40% इजाफा करो, फिर उससे सारे जो इनको अलाउंस मिलते हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे और उससे फिर पेंशन भी बढ़ेंगी। तो इतना सैकड़ों अरब का बोझ हुकूमत कैसे उठा सकती है? हुकूमत इन्हें कह रही है कि हम आपको महंगाई अलाउंस दे देते हैं 40%, उस पर ये राजी नहीं हो रहे। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन अदनान साहब, सोचने की बात तो ये है कि ये स्ट्रेटेजी तो बनानी थी ना हुकूमत को, मामला तो हुकूमत को देखने हैं ना जी। अब हुकूमत तो देख रही है। अब आप देखें, अगर वो पार्लियामान पे ना जाते, पार्लियामान की तरफ अपने आप को रोक लेते एक हद पे, तो आंसू गैस ना फेंकी जाती। अब अगर वो पार्लियामान पे चले जाते, अंदर घुस जाते, तोड़ फोड़ होती, फिर लोग कहते जी हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया, ये पुलिस किस काम की है, फिर आप ये प्रोग्राम कर रहे होते। तो अब ये है कि हुकूमत ने एक लाइन तो खींचनी होती है, उस लाइन से आगे कोई भी जाएगा नहीं। तो आपको क्या लगता है कि वो जो मुतालबात कर रहे थे वो ठीक नहीं थे? जी मेरा ख्याल है नामाकूल हैं और बिल्कुल मुल्क के हालात के खिलाफ हैं। जो हुकूमत उनको दे रही है वो भी बहुत ज्यादा रकम है। 40% जो उनकी तनख्वाह है बुनियादी, उसके बराबर महंगाई अलाउंस हुकूमत देने के लिए तैयार है। लेकिन अदनान साहब, मेरे ख्याल में मुझसे कहीं ज्यादा आप बाखबर हैं। आपको नहीं लगता ये जो बिल अपनी मराहत के मंजूर हुए थे वो मेरे ख्याल में ना तो तशहीर हुई, वो तो बाद में बातें पता चली कि वो बिल भी मंजूर हो चुके हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो उन्हें जानते भी नहीं। तो अपनी मराहत के मामले में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है वहां पे। एहसास आप ये देखिए कि पार्लियामान के चंद सौ लोग हैं और ये 30-35 लाख लोग हैं। तो 30-35 लाख को उतनी मुराद देने पे कितना खर्चा आएगा और चंद सौ को देने पे कितना खर्चा आएगा? यानी चंद सौ की मुराद बनती हैं, लेकिन वो जो 35 लाख है उनकी मुराद नहीं बनती। नहीं, बिल्कुल। अगर खजाने में पैसे हों तो मैं तो कहता हूं कि इनको 1000 गुना इजाफा कर दें। तो उसी खजाने को मद्देनजर रखते हुए इन्हें नहीं चाहिए था कि अपनी मुराद ना करते? बिल्कुल चाहिए था, इनको चाहिए था। ये अब अवाम ने इन्हें मुंतखब किया है ना। बिल्कुल। सिर्फ मैंने, अवाम ऐसे लोगों को क्यों मुंतखब करती है जो बाद में उसके मुफाद के खिलाफ काम करें? जागीरदार, वडेरे, कब्जा ग्रुप। लेकिन अंदाज साहब इस बार तो तब्दीली के नाम पे किया है ना, वाज़े तौर पे स्लोगन था तब्दीली आई। नहीं, सारे अब इस इमरान खान को तो सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कौमी असम्बली में, सेनेट में भी नहीं है, उसमें तो बहुत से लोग अपोजिशन के भी शामिल हैं। तो जो अवाम है ये जागीरदारों को वोट क्यों देते हैं? ये बड़े बड़े दौलतमंद तबके के लोगों को वोट क्यों देते हैं? वो जब वोट देंगे अब सोच समझ कर, तो फिर हुकूमत भी ठीक बनेगी ना।
अच्छा, शेख रशीद साहब कहते हैं, अदनान साहब आपसे मैं मुखातब हूँ, वर्कर्स के एहतजाज में सियासी पार्टीज कूदेंगी तो नुकसान वर्कर्स का ही होगा। देखिए, बात यह है कि सियासतदान का तो काम है अपोजिशन में रहते हुए कि जो भी हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा हो उसको मजीद बढ़ा दो, तो वो तो इस तरह के बयानबाजी करेंगे। ये तो पार्लिमानी सियासत का खासा है। इमरान खान खुद भी यही करते रहे हैं जब वो अपोजिशन में थे, तो अब जो अपोजिशन है वो भी वही काम कर रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कोई इस तरह से जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो कोई उनकी मिली भगत नहीं है इसमें सियासतदानों से। यही वो मेरा सरकारी सवाल था कि आपको मुलाजमीन जो लगता है हैं कोई ऐसी मिली भगत है कि ये जिम्मेदार सियासतदानों को बना दिया जाए या उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए कि नुकसान इनका ही होगा, ये कहना? नहीं, बस वो तो मेरा ख्याल है जुबानी कलामी बातें हैं और कोई नुकसान नहीं होगा। आज बल्कि उनको रिहा करने का ऐलान भी कर दिया है। अब वो धरना 2 बजे तक नोटिफिकेशन हो जाएगा तो मेरा ख्याल है हालात बेहतर हो जाएंगे। सही। माला साहब आप क्या कहते हैं शेख रशीद के बयान के हवाले से कि वर्कर्स के एहतजाज में सियासी पार्टीज कूदेंगी तो नुकसान वर्कर्स का ही होगा? देखिए, बात यह है कि एहतजाज मुलाजमीन का हो किसी का हो, तो अपोजिशन की जो हालत है ना वो खस्ता हाली का शिकार है। और वो तो मौके की तलाश में आगे कहीं को 10 बंदे का 20 बंदे खड़े हों तो उनका भी झंडा बीच में लग जाए। तो अपोजिशन का तो शुरू से यही रोल रहा है। वो मौजूदा हुकूमत अपोजिशन में थी तो उस वक्त जब एहतजाज करते थे मुलाजमीन तो इनकी हमदर्दी उनकी तरफ चलती थी। तो अभी अपोजिशन ने तो ये रोल प्ले करना ही करना है। और जहां तक ये बात नहीं, है, आपको लगता है कि अपोजिशन और इसकी, जिस तरह अदनान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि कोई मिली भगत है, और अगर मिली भगत नहीं है तो जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है, ऐसी बात भी चले जो कुछ इनके साथ हो रहा है इसी वजह से हो रहा है। देखिए, बात ये है कि जब एहतजाज हुआ, मामला तय हो गए, सेटल हो गए, 40% के ऊपर बिल्कुल दोनों ने तस्लीम कर दिया और 1 ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक की बात तय होगी। तय होने के बाद अचानक उन्होंने बोला जी नहीं, अभी 1 से लेकर 22 ग्रेड तक जो है ना वो आप हमें तनख्वाह बढ़ा के दो। देखे ना, तरदीद कर दी उन्होंने शेख रशीद साहब ने। असल में मामला ये था कि वो 40% बेसिक बढ़ाना चाह रहे थे, ये मराहत के साथ चाहते थे। वो बातें सारी ठीक है। मैं कहता हूं कि पहले तो 16 से 22 का तो जिक्र नहीं था ना। पहले तो बात हो रही थी 1 ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक की, तो 16 से 22 का जिक्र कैसे आ गया अचानक? वही तो सारा भंडोरा फूटा। शेख साहब का ये कहना है कि उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेट किया कि ऐसा है नहीं, कहा यही जा रहा था, बल्कि उन्होंने वादे बोला कि हम यही समझ रहे थे कि 20-22 ग्रेड तक के लोग भी इसमें शामिल हो चुके हैं एहतजाज में, है नहीं। उन्होंने कल बाकायदा कहा, स्टेज के ऊपर खड़े होकर उन्होंने कहा कि हमें पता चला कि वो भी पीछे से शामिल थे, को डोरियां हिला रहे थे। ये तो बड़ा क्लियर बयान था उनका, तो इसमें तो दूसरी राय नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि ये ब्यूरोक्रेसी का जो आलम है, ये तो हम देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो निज़ाम को फेल करने के पीछे लगी हुई है हर जगह। इनको पता नहीं, जिस तरीके से इमरान साहब कह रहे हैं वो हम भी कह रहे हैं कि खजाना खाली है। क्या लगता है ये जितनी देर शेलिंग होती रही, आंसू गैस चलती रही, बाकी मामला होते रहे, रुकावटें, मारपीट और ये जो गिरफ्तारियां, लाठीचार्ज, ये सारे के दौरान कोई ऐसी सोच बात नहीं आई? ये राणा साहब गरीब के ऊपर ही जो चाहता है ना, जो इधर अफवाह पाकिस्तान के मतलब बड़बड़ कर रहे हैं उनकी तरफ ये छलक क्यों नहीं जाती? जो मुल्क को लूट के लेके गए हैं, अंपायर बार बना रही हैं, ये छलंग, ये पुलिस के जो शैल उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? ये गिरफ्तारियां, ये ठड उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? वहां सरनगू हो जाते हैं, वहां यही पुलिस मुल्क की उनको सलूट लगाने पे मजबूर हो जाती है। ये मुलाजमीन वहां गए हैं तो वो चतरोली पड़ती थी ना, क्योंकि अगर यहाँ मरियम होती, यहाँ बिलावल होता, यहाँ जरदारी होता या शरीफों में कोई होता तो मैं देखता ये झलक होती। तो वहां पुलिस जो है ठोस हो जाती है, और जब गरीबों का नंबर आता है तो सारे पब्लिशर बन जाते हैं। अलाला जैसे को मार का जो है वो पता कर रहे हैं, वो वहां जाओ जिन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया। माला साहब ये तो सबने देखा, आप कहेंगे क्या उस हुकूमत को जो इस देखो हाल में ये करती क्या रही? कहना, मैं तो हुकूमत ये सुन रही है, हुकूमत जो कह रहा हूं मैं, और क्या कहूं मैं? इसकी जिम्मेदार मैं ये कहता हूं बार बार कि उन मगरमच्छों को पकड़ो। ये तमाम बीमारियों का हल जो है ना यही है। वो नहीं पकड़े गए, वो नहीं पकड़े गए, नहीं पकड़े जा रहे। इसके बावजूद क्या गरीब का क्या कसूर है या इन लोगों का कोई कसूर? यही है कि वो गरीब है और इस मुल्क में पैदा हो गया है। देखो बात यह है कि आप 8 अरब रुपया एक दिन का ब्याज दे रहे हो, 9.5 अरब आपका खसारा है एक दिन का।
मांडा साहब ये सारी बातें हुकूमत को पता थी, जो स्लोगन, जो नारे, जो किस्से, कहानियां, वो सब कुछ हुकूमत तब्दीली के नाम पे आई है। हुकूमत ये भी कहती थी कि 3 महीने में हम 200 अरब डॉलर ला के मुंह पे मारेंगे। आप 3 महीने अगले ही दिन ये जो मुराद सही साहब अगले ही दिन मारने थे, क्यों नहीं बढ़ रहे? पता नहीं, लेकिन इनका क्या कसूर? क्यों? इनका कसूर यही है कि गरीब है बस। और चले मैं आगे बढ़ता हूँ। अदनान साहब आपकी जानिब आता हूँ। मैं जरा दौर है सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुझे बात करनी है अदनान साहब, और आपसे तो मैं कुछ तफसीलात भी जानना चाहूँगा कि आखिर नंबर गेम्स क्या है, क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन पहले मैं वज़ीर आज़म का बयान आपके सामने रख दूँ कि ओपन बैलेटिंग ना हुई तो अपोजिशन वाले रोएंगे। फजल रहमान करप्ट निज़ाम के सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए, और साथ में कहते हैं कैसे मुमकिन है पैसा लगाकर सेनेटर बनने वाला पैसा नहीं बनाएगा। ये बात तो किसी हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि जो जिस जद्दोजहद में वज़ीर आज़म लगे हुए हैं और जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, क्या ऐसा ही सूरत हाल है कि अगर ओपन बैलेटिंग भी ना हुई तो अपोजिशन रोएगी, तो फिर इतना जोर लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है वज़ीर आज़म? नहीं, मेरी तो ज़राए ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में वो वोट बेचने की उन्होंने बातें की हैं, और वो टेप हो गई टेलीफोन पे, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म को पहुंची हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा फिक्रमंद भी हुए और ये सब ऑर्डिनेंस आया और वो तरमीम करना चाहते हैं। मगर ये तो असूली तौर पे ठीक है कि ओपन बैलेट हो ताकि वोट की खरीदो फरोख्त ना हो सके। असूली तौर पे तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुनहसर है कि वो आइन की तशरीह कैसे करती है आर्टिकल 226 की, जिसमें लिखा है कि वजीर आजम और वज़राए आला के इलेक्शन खुफिया होंगे। उसमें सेनेट का जिक्र नहीं है, तो अब दोनों तरह से ये तशरीह हो सकती है, चांस यही है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या सिमत इख्तियार करती है। नहीं, और जब वज़ीर आज़म को यकीन है कि अपोजिशन रोएगी अगर ओपन बैलेटिंग ना हुई, तो फिर भी इतना ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत या जल्दी क्यों आई? हो सकता है कि उन्होंने भी फिर तैयारी पकड़ ली हो, जब उनको रिपोर्ट्स मिली हो तो उन्होंने भी, उनकी पार्टी ने भी और उनकी सूबाई हुकूमतों ने भी अपने रवाबित बढ़ा लिए हों। देखिए, अगर खुफिया बैलेटिंग ना हो, ओपन बैलेटिंग हो, तब भी तहरीक इंसाफ को सादा अक्सरियत सेनेट में नहीं मिलेगी। सेनेट के अरकान की तादाद है 104। आम आदमियों के लिए मैं मतलब लोगों को जो इस पेचीदा तरीक़ेकार का नहीं पता बता दूं कि हर सूबे से बराबर सेनेटर्स हैं। 6 साल के लिए सेनेटर्स, आधे सेनेटर्स का इलेक्शन होता है, फिर 6 साल के लिए आधे, 3 साल बाद होता है, हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं। तो 4 सीटें फाटा की हैं जो खत्म हो जाएंगी 2024 में। वो फाटा जम हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा में। सही। तो सेनेट में अक्सरियत के लिए 53 वोट चाहिए, लेकिन हुकूमत को अगर फेयर वोटिंग हो, हर पार्टी को उसके तनासुब से हर सूबाई असम्बली में अपने अपने सेनेटर मुंतखब कराने का मौका मिल जाए, तब भी तहरीक इंसाफ की सीटें ज्यादा से ज्यादा 28 हो जाएंगी। यानी 14 हैं, 7 सेनेटर रिटायर हो गए तो बाकी इलेक्ट हो जाएंगे 21, तो 28 सीटें हो जाएंगी। तो अक्सरियत तो फिर भी हासिल नहीं होगी इनको इत्तेहादियों पे इन्हिसार करना पड़ेगा। मसलन बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 12 होंगे, GDA के कुछ अरकान होंगे, कुछ MQM के होंगे। तो अगर खतरा इस वक्त ये है कि पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 21 होनी चाहिए अगर उनका असेंबली में पार्टी पोजीशन देखी जाए, लेकिन अगर वो कुछ अरकान खरीद लेते हैं जैसा कि उन्होंने पिछले इलेक्शन में खरीदो फरोख्त कर ली थी, तो फिर शायद उनके 25 हो जाएं और तहरीक इंसाफ के भी 25 हो जाएं, तो दोनों की इक्वल पोजीशन हो जाएगी और फिर वो इस पोजीशन में आ जाएगी पीपल्स पार्टी कि अपना चेयरमैन सेनेट के लिए बनवाने के लिए जोड़ तोड़ कर सके। सही। ये असल बात ये है। सही। यानी ये सूरत हाल का कहीं ना कहीं शायबा है वजीर आजम को। जी बिल्कुल, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब तो खुलकर कहते हैं मैं दवा भी देता हूं और दुआ भी देता हूं। दवा से मतलब आप समझते ही हैं यहाँ पर क्या है। सही। मैं जरा मांडा साहब से भी पूछ लूं, मांडा साहब, ओपन बैलेटिंग ना हुई तो अपोजिशन वाले रोएंगे, ये कहना है वजीर आजम का। देखो जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, हुकूमत के पास देने को दिखाने को बहुत कुछ होता है। उनके पास अंडा भी होता है, डंडा भी होता है, तो दोनों चीज़ों को हुकूमत के पास होती है। ऑर्डिनेंस लाने का मकसद यह है कि इस मुल्क से, इस जलालत से जो है वो जान छूटती। कभी बहस क्या हो रही है अदालत में या अदालत से बाहर क्या हो रहा है कि वो वोट बिकना चाहिए या नहीं बिकना चाहिए।
रिश्वत लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अभी तो आप इस पॉइंट के ऊपर खड़े हो ना, इस हुकूमत ने लाके खड़ा कर दिया ना, अभी नंगे हो रहे सारे। नहीं, जो हुकूमत कानून साजी नहीं कर पाई, मुकन्ना के लिए सेनेट के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो ऑर्डिनेंस लाना पड़ गया सेनेट के लिए। ये है कानून साजी तो इमरान के साथ पे होती है। मैं वही जानना चाहता हूं कि आखिर हुकूमत उसने अपनी नहीं तो अपोजिशन को साथ मिला के ये कानून साजी नहीं हो सकती। अपोजिशन और साथ, और ऐसे मसले में अपोजिशन का तो ये अभी मंजूर था कि भाई हम खरीदारी, जैसे वो कह रहे हैं इमरान साहब, दुआ भी और दबा भी। वो दुआ कहाँ चलेगी, फिर दुआ कहाँ चलेगी? उनका तो एजेंडा ये था, लेकिन एजेंडा ये काम नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि ये बड़ा सुनहरी मौका है इन सियासतदानों के लिए कि ये जो काला कहने के मुंह के ऊपर इसको उतार ले और राम से जो है ना सीधे सीधे वोट दें। अभी फैसला करने वालों की तरफ भी लोग देख रहे हैं कि ये अभी रिश्वत को जायज़ करार देते हैं या नाजायज़ देते हैं, खरीदारी को हलाल कहते हैं या हराम कहते हैं। लेकिन मांडला साहब, एक वीडियो सामने आई और उसी हवाले से असद कैसर साहब का भी बयान आया है, क्योंकि जो वीडियो सामने आई कहा जा रहा था कि उन्हीं के स्पीकर हाउस में केपी के वहाँ पे ये मामला तय पाया है। लेकिन असद कैसर साहब ने बोला है कि हॉर्स ट्रेडिंग से मुतल्लक लीक वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं, रिकॉर्डिंग की जगह स्पीकर हाउस भी नहीं, अपोजिशन के बयानात को साजिश करार दे दिया उन्होंने। लेकिन ये बयानात अपोजिशन के नहीं हैं, ये वही शख्सियात हैं जो उस वीडियो में मौजूद हैं, जिसमें मायार साहब भी हैं, और उन्होंने वाज़े किया है ये सारी की सारी सूरत हाल। और यहाँ पे क्योंकि तहरीक इंसाफ के वो अफराद मौजूद हैं जिन्होंने पैसे लिए और उन्हीं का आगे बयान भी आ गया है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस बयान की अहमियत इसलिए नहीं है कि ये वो लोग हैं जो निकाले गए थे। अच्छा, और अगर ये हकीकत पे मबनी बात होती, को बयान होता, तो ये उसी वक्त दे देते। ये अगर उस वक्त वो कुरान पाक ला के हाथों में उठा रहे थे तो उस वक्त ये बयान करने में इनका कोई पाबंदी थी या कोई मना था कि आप अभी नहीं बोल सकते हो? नहीं, तो जबकि ये वीडियो है 2018 की है ना, तो उस वक्त वीडियो क्यों नहीं सामने आ गई? अब लाने की जरूरत क्यों पेश आ गई, या कौन लाया? बात ये है कौन लाया, अभी पूछे कौन लाया भाई? ये छतरोल, ये चेहरे नजर आ रहे हैं, पकड़ के क्यों नहीं बात करते? अच्छा, ये चेहरे किसके थे? ये चेहरे किसके थे? जिसके भी थे, बंदे ही थे और ना। वो चेहरे ये कह रहे हैं कि किन किन ने क्या क्या किया, यानी पीटीआई के लोग पीटीआई की जगह पीटीआई के सब क्या के सुन, अभी कहने की तो बात ही खत्म होगी ना, बात सामने नजर आ रही है, पैसे भी नजर आ रहे हैं। ये है कि ये सारी की सारी किसी अदारे में कोई विल है, कोई अदारा इस मुल्क में इस काबिल है कि उनको बुलाए? अगर किसी गरीब की होती तो ये शलक की तरह क्या चित्रौल होती? नहीं तो वजीर आजम तो खुद कहते रहे उनके पास वीडियो है। वजीर आजम अभी क्या क्या कहे, वो तो बता सकता है, दिखा सकता है, अभी तो बाकी काम कोई एक्शन नहीं ले सकते। एक्शन क्या लेगा वो? नहीं, जब 2018 से उन्हें ये पता चल गया, ये लिया, आपने सारे मेंबर फारग कर दिए। एक वजीर कानून की हैसियत से भी वो वजीर कानून उसी के बाद के है ना, 2018 की उनके पास फुटेज नहीं है। कल वीडियो नजर आई, उसको तो फारग कर दिया। अच्छा, कल ही नजर आई, वो तो पहले जो कह रहे थे वो और है। अभी वो तो पूछे रखो उससे कि भाई जो पहले वीडियो आप कह रहे हो वीडियो हमारे पास है, तो वो कौन सी थी? यानी उसमें ये लोग नहीं है, कोई वीडियो और भी है। वो कहते हैं जी और कोई वीडियो होगी अभी ये। अच्छा, यानी अभी और भी वीडियो आने के चांसेस हैं। वो दायरा जो पैसे देते हैं वो बहुत से प्रूफ रखते हैं। जो लोग इसमें शामिल थे वो अगर बोलेंगे तो वो काबिल कबूल नहीं है। नहीं, वो यानी उन पे ही इल्जाम तो उन्हीं पे लग रहा है ना, इस्लाम में इल्जाम तो उन्हीं पे। इखलाकियात में क्यों नहीं किसने बोला इस्लाम में नहीं? यानी मुल्जिम से आपने क्या ये आए दिन आप जो पुलिस में पूछते हैं कि मुल्जिम की निशानदही पे ये छापा मारा गया, कौन सा? तो वो तो सुलेमानी गवाह बना लेते हैं ना। नहीं, क्यों बनाते हैं? जिसको आप मुल्जिम ठहराएंगे वो ठहर गया। नहीं ठहरती क्या, वो तो नजर आ रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो अपनी सफाई में कुछ नहीं कहेगा। मुल्क पूरा लौट गया सिर्फ इल्जामों के ऊपर। मांडला साहब, और ये मुजरम कौन है? ये पाकिस्तान मुजरम है, यही तो बीमारी है। मैं अदनान साहब से पूछ लेता हूँ। अदनान साहब, एक वीडियो सामने आई हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से, लेकिन उसके हवाले से असद कैसर साहब का बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि लीक वीडियो से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही उनकी जगह है, यानी स्पीकर हाउस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपोजिशन के बयानात को उन्होंने साजिश करार दिया है। हालांकि ये बयानात जो हैं वो उन्हीं शख्सियात के हैं जो उसमें मुलव्वस पाई गई और वो पीटीआई की थी। तो कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, इल्जाम लगा है परवेज खटक पे और असद कैसर पे जी कि उन्होंने कहा, और जो जिन्होंने वोट बेचे उन्होंने पहले तो कुरान की कसमें खाकर कहा था, हल्फिया कहा था कि हमने नहीं बेचे। अब वो कह रहे हैं कि हमें इन्होंने कहा था। तो आप ऐसे लोगों पे एतबार कर सकते हैं कि जो पहले हल्फन कुछ कह रहे थे अब कुछ और कह रहे हैं। एतबार करना या ना करना अपनी जगह, जब इल्जाम लग गया है, जब फुटेज आ गई है, तो फिर कोई ना कोई मौकफ तो उनका लेना होगा ना आपको।
जी, वो तो कह रहे हैं कि परवेज खटक कि वो स्पीकर हाउस नहीं था, इस्लामाबाद की एक बंगला था। हम उसकी निशानदेही कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि वो कौन सा बंगला था। तो अब वो इल्जाम भी लग रहा है और जवाब भी। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं वाज़े तौर पे कि रिकॉर्ड्स हैं उनके पास, कॉल्स के हवाले से, बातों के हवाले से, सारी तो सूरत उन्हें के सामने हवाले से। लाना चाहिए, उन्हें सामने लाना चाहिए। और मेरा ख्याल है इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को एक हाई पावर्ड कमेटी बनाकर इन सब का मौक़िफ़ लेना चाहिए। चले, और उस बल्कि पे मैं एक बात फैसला आपसे सादर पूछना करना चाहता हूँ, चाहिए। आपको लगता है कि जिस वीडियो का जिक्र वजीर आजम कर रहे थे ये वो नहीं है, यानी इसके अलावा भी कोई और वीडियो होगी? जरूर होगी, क्योंकि जो लोग पैसे देते हैं वो सबूत तो रखते हैं और खुफिया कैमरे लगाए होते हैं उन्होंने, ताकि बाद में अगर आदमी जो है वो मुकरे तो उसको पकड़ सकें। यानी और वो कुरान अभी को अलग हलफ एक लिया सबूत जाता है। होगा जो वजीर आजम के पास है। जी, वजीर आजम को भी बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने इतना बड़ा दावा किया है तो उनसे भी इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए, आप अपने दावे के सबूत में बताएं कोई चीज। ऐसे यानी जुबानी ये पूछा जा कलामी आप सकता है कि दावे जो कर आपने देते। दावा किया है वो फुटेज भी सामने लाई जाए। बिल्कुल, और वजीर आजम को का अखलाकी फर्ज भी यही है कि वो सबूत दें। वो इस तरह अच्छा, बयान देकर यहीं पे क्योंकि अपोजिशन का बयान तो सामने आना ही आना है। मरियम औरंगजेब कहती हैं पहले ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, फिर वीडियो रिलीज की जाती है, वोट की चोरी में इमरान खान और उनके साथी मुलव्वस हैं। नहीं, देखिए अब उन्होंने तो अपनी साथियों को निकाल दिया, इससे ज्यादा वो क्या करें बताएं आप। अगर वो मुलव्विस होते तो वो उन 17 लोगों को निकालते तो ना। नहीं तो ये अगर तो इसकी तहकीकात होती हैं और जो बयानात सामने आ रहे हैं उन लोगों के जो इसमें शामिल हैं या मुलव्वस हैं, तो फिर तो जी मामलात जी, बिगड़ते हुए नहीं नजर आते, या नहीं तहरीक फिर तो इंसाफ की देखा साख। जाएगा ना कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अब तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या सच है क्या झूठ है। हर तरफ से अलग अलग मुतजाद बयानात आ रहे हैं। तो एक कमीशन बन जाए इसके ऊपर और इंक्वायरी हो। और सही, यानी कमीशन बनना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का भी फर्ज है कि वो ये रेफरेंस भेजा जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आज खुद नोटिस नहीं ले सकता 18वीं तरमीम के बाद। बिल्कुल, इन्होंने तरमीम आइन में ऐसी कर दी है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार खत्म कर दिया है आज खुद नोटिस का। तो उसको सेनेट के चेयरमैन एक रेफरेंस भेजें कि इन 2 सेनेटर्स पे इल्जाम है कि ये पैसे देकर इलेक्ट हुए हैं, तो वो उसकी फिर तहकीकात करे। उसके पास बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं फिर इलेक्शन कमीशन के। सही। अगर मानला इलेक्शन साहब, कमीशन जी नोटिस ले ले उसका। मानला साहब आप क्या कहेंगे मरियम औरंगजेब के कहने पे कि जी पहले ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, फिर वीडियो रिलीज की जाती है और मुलव्वस इसमें इमरान खान के लोग हैं? देखो बात यह है कि जिस मुल्क में कोई कानून की बालादस्ती ना हो, बोलने को कुछ भी बोल दो। तो ये बोलने वाले हैं कौन है? वो इन सब के ऊपर मुकदमात की आप बछाड़ देखें, इनके ऊपर जो है ना वो इल्ज़ामात देखें, फिर इनके अंपायर देखें, फिर किसको कह रहे हैं कि यहाँ कोई निज़ाम मुझे नज़र आया? कोई बंदा बताए कि कातल बाहर है, दहशतगर्द बाहर है, लटेरे मुल्क के बाहर हैं, प्रोटोकॉल में है। और ऐसी ऐसी मराहत सॉरी कोई अस्पताल से जो इलाज करवा रहे हैं वो ज़ाहिरी तौर पे जेलों में है। मुझे बताए कहाँ वो एक कल मैं वाकया पढ़ रहा था, कोई उधर इंडिया में कोई जज था, पता नहीं को खड़ग सिंह, सफेद अनपढ़ चिट्टा, बिल्कुल, वो उसको जनाब जज लगाया। वो पहली दफा जैसे अदालत में आने पहले थे ना, बैठा आके कत्ल का केस आ गया उसके आगे। एक खातून की उसका जो है शोहर, उसको कत्ल किया 4 बंदे कटेरे में। उन्हें बोला भाई कैसे मारा? उन्हें बोला नहीं नहीं हमारे पास कुल्हाड़ा नहीं था, छुरा नहीं, डंडा था। वो ऐसे जो ड्रामे होते हैं। वो उन्हें बोला नहीं तो खड़े हो जो तुमने मारा। वो एक वकील खड़ा हो गया, उन्हें बोला नहीं नहीं माई लॉर्ड। उसने बोला भाई तुम कौन हो? ये मैन की सफाई जे असल में मसला ये नहीं है। बोला इसका मतलब तुम भी साथ इधर आओ, वो भी कटेरे में। वो उसने 5 को जो है ना उधर फांसी लगवाया। सफेद अनपढ़ कहते हैं जब तक वो खड़ग सिंह जिंदा रहा कोई कत्ल की वारदात नहीं हुई। यहाँ उलझा इल्जाम के ऊपर इल्जाम। वो कोई फैसले करो यार। ये गंद जो है सड़कों से अभी तो नजर आ गया पूरी दुनिया में। मेरे भी ये वाकया पड़ा हुआ है, लेकिन उसने बोला कि हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जैसे भी जब हुआ है तो बस ठीक है, मरेंगे आप लोग, ठीक है। और उसके पीछे भी वो जरा का अमल दखल 100 बंदा कराची में टारगेट किलर में, वो कहाँ है? कातिल किधर है? मकतूल मौजूद है। बल्दिया टाउन फैक्ट्री में 250 बंदा चल गया। साने मॉडल टाउन कैमरे मौजूद है, गोलियां मारने वाले नजर है। यहाँ इनामात से नवाजा जाता है। अगर ये साने मॉडल टाउन खुल जाए
तो ये कहाँ जाए ये शराफिया? सानिया मॉडल टाउन क्यों नहीं खोलता? किसने खोलना है? हुकूमत नहीं है अभी तो, ओ पीटीआई। भाई दालतों में केस है ना, अल्लाह अल्लाह खैर या अल्लाह, सीधा क्या सीधा मतलब? ना भाई केस बने हुए एफआईआर। और निजाम कैसा था, जो मारने वाले थे मरने वालों के ऊपर एफआईआर। चले सानिया साहिवाल का ही बता दो। साहिवाल भी आपके सामने कहाँ है? कहीं एक जगह जो है वो नहीं, सुराग कोई देते। जिम्मेदार भी है नहीं, उसका। जिम्मेदार अगर होता कोई अदारा इस काबिल होता तो मुल्क जो है ना भी 105 10 लेकिन डॉलर का वजीर आजम कह रहे हैं कि मुस्तहकीन की मदद करते वजीर रहेंगे, आजम नादार की लोगों को। पूरी जो है ना कोशिश है कि किसी तरीके से इस मुल्क का निज़ाम बेहतर हो, लेकिन ये इशराफिया नहीं होने देगी। ये बिल्कुल निज़ाम वो इस खस्ता शराफिया अगर नहीं होने देगी या कोई नहीं होने देगा तो हुकूमत का हुकूमत कौन सी हुकूमत की हुकूमत रेटिंग यार? या कैसे हुकूमत का जवाब यहाँ रहता है। देखने को मत है जाता है जरा सी डोर खींचते हैं और मंगल बार यहाँ से खींचते हैं एमक्यूएम बार, यहाँ से चौधरी बरादरन बार, कौन सी हुकूमत है? तहरीक इंसाफ वो से तो यार बाहर ये नहीं सारे गए। वही लोग हैं। चीनी आटा चीनी ये 70% सारे के सारे खुद स्कैंडल बैठे। सामने आए तो वो तो नहीं बाहर गए। ये तो कहाँ जाना, नहीं बाहर कहाँ जाना था, बैठे हुए हैं ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो अगर तो बैठे नहीं- हुए हैं, बल्कि यहाँ पे जो भाई ये कलमदान निज़ाम- चेंज होते हैं। निज़ाम प्रोटेक्ट करता है माफिया को, सारा निज़ाम उनके लिए बना हुआ है। खाली पीली दावे थे ना फिर तब्दीली के। तो दावा वो उसके पास है ही नहीं, दो तय अक्सरियत होती है ना। मैं देखता इमरान खान कैसे मगरमच्छों को पकड़ता। लेकिन मैं सहूलत कार्ड के हवाले से जरूर हाँ। कहना चाहूँगा, उन्होंने बोला है कि मुस्तहकीन की मदद करते रहेंगे, नादार लोगों को सहूलत कार्ड, बेघरों को घर और बिलासूद कर्ज देंगे। कैसे देख रहे हैं देखो इस ये को? बात कल यह उन्होंने मंशा कार्ड उनकी बांटे बहुत है। हैं। और बिलखसूस जैसे इमरान साहब ने बात कही कि ये टोटल जो है को 55 लाख बंदा है जिसको हुकूमत पार रही है, और वो तबका जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं है, जो गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रही है, इमरान खान उनकी बात करते हैं। जैसे ये 12-12 हजार, मैं ज़रूर उसकी तरफ भी हाँ। आऊँगा आपकी जा रहे। मैं ज़रा अदनान साहब से भी पता कर लूँ, क्योंकि सहूलत कार्ड के हवाले से बहुत सारी सूरत हाल बेहतर हो रही है। तो अदनान साहब, वज़ीर आज़म ने कहा है मुस्तहकीन की मदद करते रहेंगे, नादार लोगों को सहूलत कार्ड, बेघरों को घर और बिलासूद कर्ज देंगे। क्या देख रहे हैं, आपको वाकई लगता है ऐसा कि हो पाएगा? जी देखिए, हुआ भी है। अब जब 1-1.5 करोड़ के करीब लोगों को कोरोना में इमदाद तो दी गई थी और बिल्कुल मेरिट पे दी गई, कोई उसमें वो फेवरेटिज्म नहीं किया गया, कोई सियासी वो जानिबदानी का सबूत नहीं दिया गया। इमरान खान को इक़्तिदार मिला है लूला लंगड़ा, ना सेनेट में अक्सरियत है, ना कौमी असम्बली में अक्सरियत है, ना पंजाब असम्बली में अक्सरियत है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में उनके पास वाज़ेह अक्सरियत है। तो अब वो जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है कि सेहत की इंश्योरेंस भी मिल रही है। और वो भी एक शायद पॉजिटिव अपोजिशन बात को है। बर्दाश्त नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा। और आप ये देखिए कि अब ये जो 70 लाख लोगों को वजीफा मिलेगा सेमाही, तो ये एक बड़ी सहूलत है। अब हम पाकिस्तान से हमें बहुत सी शिकायतें हैं कि यानी ये पाकिस्तान सहूलत में कार्ड ऐसा के हवाले नहीं, से वैसा कह रहे नहीं। हैं आप? जी जी। तो आप सही। ये देखिए ना कि हुकूमत 55 लाख लोगों को तो पेंशन और तनख्वाहें दे रही है और 70 लाख खानदानों को वो ये दे रही है, वजीफा दे रही है। तो 1.25 करोड़ खानदान हुकूमत से कैश लेते हैं, जबकि 3.25 करोड़ खानदान है टोटल पाकिस्तान में। आबादी तो 21 करोड़ है, लेकिन खानदान जो है फी खानदान 6 आदमी होते हैं। पाकिस्तान में 3.25 करोड़ खानदान है, तो 1/2 आबादी है पाकिस्तान की, वो रियासत पाकिस्तान से डायरेक्ट कैश वसूल करती है। तो ये भी एक बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान बहरहाल जैसा भी है, लोगों को उसका बहुत फायदा भी पहुंचता है। लेकिन अदनान साहब, वो तो कैश रिसीव करती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ना हुकूमत देती है और खुद से करना पड़ता है, और उनके भी बहुत सारे रोजगार बंद हो गए। और जिस तरह मौलक वबा का जिक्र करते हैं हम, वो उसका भी शिकार हुए, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा कि आवाम के लिए एक और मसला बन गया है कि बिजली का एक और झटका लग गया है। फी यूनिट कीमत में 1 रुपये 53 पैसे इजाफा कर दिया गया है। 21 जनवरी को 1 रुपये 95 पैसे हुआ था, और ये सूरत हाल किधर जा रही? देखिए जी, बिजली की तो बात यह है कि 1/4 बिजली के पैसे तो हुकूमत को मिलते ही नहीं। 15% लाइन लॉसेज और चोरी में चली जाती है। 10% बिजली जो हुकूमत देती है उसके बिल वसूल नहीं होते। तो जहां पे 1/4 बिजली आप मुफ्त बांट रहे हो, तो वहां पे जो बाकी 75% लोग हैं उन पे बोझ सारा बढ़ा दिया जाता है। माना साहब, तो आखिरी जुमला मुझे हुकूमत चाहिए, ने- महदूद वक्त है, आखिरी जुमला इसी हवाले से। देखो जी बशारिये बेहतर हो रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है, सही। लेकिन शारिया कौन सा शारिया है यार? वो
महंगाई तब देखो ना, बिजली के तो इतने महाराज साहब, महंगे वक्त की किल्लत कॉन्ट्रैक्ट के पास मुझे है जो बढ़ते रहेंगे। इजाज़त लेना होगी। आपकी आमद का शुक्रिया। अदनान साहब, आपकी शिरकत वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रखिए।